हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी बारामुल्ला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कश्मीर के एक शहर बारामुल्ला से, जहाँ पर हम शोएब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक फूल को देख रहा था कि तभी उसे कोई आवाज़ लगाता है, इसलिए शोएब वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम एक जादूगर को देखते हैं जो एक शो कर रहा था, जहाँ पर वो कहता है कि वो किसी भी बच्चे को गायब करके दिखा सकता है। अब ये देखकर शोएब उस जादूगर के पास जाता है, जिसके बाद जादूगर उसे उस पेटी में डाल देता है। जिसके बाद शोएब गायब हो जाता है। जिसके बाद हर जगह एक खबर फैल जाती है कि शोएब किस तरह से गायब हो गया। एक्चुअली शोएब एक एमएलए का बेटा है, जिसकी वजह से ये खबर और ज़्यादा फैल गई थी। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए डीएसपी राहित को बुलाया जाता है और राहित यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ जाता है। अब राहित की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ गुलनार, उसका छोटा बेटा आयान और उसकी एक बेटी नूरी है। अब वो सभी लोग अपने घर आते हैं, लेकिन वो घर थोड़ा सा पुराना था, जहाँ पर इकबाल नाम का आदमी था जो कि उस घर का केयरटेकर था और वो उन्हीं के साथ वहाँ पर रहने वाला था। अब आयान घर को देखने लगता है और उसे वो घर बहुत पसंद आता है, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से नूरी काफ़ी अपसेट थी कि पता नहीं उसके यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे बनेंगे। तो वही राहित जब पुलिस स्टेशन जाता है तो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि शोएब जल्दी से वापस आ जाए। अब राहित को पता चलता है कि पुलिस वालों ने उस जादूगर को अरेस्ट कर लिया था। उस जादूगर के पास लाइसेंस नहीं था और पुलिस को लग रहा था कि उसी ने शोएब को किडनैप किया है। लेकिन जब राहित उस जादूगर से मिलता है और उसकी जादू को देखता है तो वो समझ जाता है कि जादूगर ने शोएब को किडनैप नहीं किया, क्योंकि ये केस जितना दिख रहा था उतना आसान नहीं था। शोएब का किडनैप हो चुका था, लेकिन उसके घर वालों को पैसों के लिए कोई कॉल नहीं आया था। जिसके बाद राहित शोएब के पापा से बात करने जाता है ताकि वो शोएब के बारे में और इन्फॉर्मेशन ला सके। लेकिन शोएब के पापा का कहना था कि उनसे बातचीत करने से अच्छा वो शोएब को ढूंढे। लेकिन हम शोएब की माँ को देखते हैं, जो जरूर कुछ जानती थी, लेकिन उसके पापा के डर से बता नहीं पा रही थी। तो वही राहित वहां पर देखता है कि शोएब के दो दोस्तों के साथ शोएब का फोटो था। ये देखकर वो समझ जाता है कि शोएब इन दो दोस्तों के बहुत ज्यादा नजदीक होगा, इसलिए वो अगले दिन शोएब के स्कूल ब्लॉसमिंग पेटल्स चला जाता है, जहाँ पर वो शोएब के दोस्तों से बात करता है। तो शोएब के दोस्त बताते हैं कि कुछ टाइम से शोएब काफी बदल गया था, मतलब किसी और के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी और तब से शोएब गालियां भी देना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने खास दोस्तों के साथ भी लड़ाई की थी। अब शोएब का वो दोस्त कौन था, इसके बारे में उन्हें पता नहीं था, लेकिन उससे मिलने के बाद ही शोएब बहुत ज्यादा बदल गया था। जिसके बाद राहित शोएब की टीचर से बात करता है तो उसका भी यही कहना था कि शोएब काफी अच्छा लड़का था। कि तभी राहित को वहां पर नूरी दिखाई देती है, लेकिन नूरी राहित से बात नहीं करती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राहित और नूरी के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से रूही राहित के साथ बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ फिशिंग करने गया था। कि तभी अचानक से उसे कुछ आवाज आने लगती है, जैसे कि उसे कोई पुकार रहा हो, और वो आगे जाकर देखने जाता है और वहीं से वो गायब हो जाता है। यहाँ पर शोएब के केस में भी शोएब के बाल उस बक्से में मिले थे, और उसी तरह से इस बोट में भी उस लड़के के बाल मिल जाते हैं। अब ये देखकर राहित समझ जाता है कि ये किडनैपिंग कुछ अलग लेवल की है। जिसके बाद हम खालिद नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने एक साथी के साथ मिलकर किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्हीं लोगों ने शोएब को किडनैप करने का प्लान बनाया था। एक्चुअली इनका बॉस, जिसे ये लोग भाईजान कहते थे, वो जिसे भी किडनैप करने के लिए बोलता, ये लोग उस बच्चे को किडनैप कर लेते। तो वही हम आयान और नूरी को देखते हैं, जिनके बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। अब आयान एक रूम में जाता है जहाँ से उसे अजीब सी आवाजें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर किसी की आत्मा है। तो वही नूरी को बार बार कुत्ते की स्मेल आती थी, जबकि वहां पर कोई कुत्ता नहीं था, इसलिए वो हमेशा अपनी माँ से कंप्लेंट करती। लेकिन उसकी माँ का कहना था कि शायद ये नूरी का भ्रम होगा, लेकिन नूरी को पूरा यकीन था कि यहाँ पर कोई कुत्ता है। साथ ही नूरी रात को देखती है कि इकबाल रोज एक प्लेट में राइस और फिश लेकर एक रूम में जाकर रख देता है, और नूरी को पूरा यकीन था कि शायद वहीं पर वो कुत्ता है जिसके लिए इकबाल खाना लेकर जाता है, और इसी वजह से वो उसके ऊपर वॉच रखती है। लेकिन जब वो उसे देख रही थी तभी वहां पर आयान आता है, जिसकी वजह से फिर से उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक्चुअली नूरी को कुत्तों से एलर्जी थी, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती थी। तो वही रिदान को पता चलता है कि शोएब और वो जो दूसरा लड़का गायब हुआ था वो एक ही स्कूल से थे, जिसका नाम था ब्लॉसमिंग पेटल्स। साथ ही उसे पता चलता है कि जो दूसरा लड़का गायब हुआ था वो कुछ टाइम पहले पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहा था, यानी कि वो एक दंगे में शामिल था। जो सुनकर रिदान अपने स्टाफ से कहता है कि वो पता करे कि आखिर दंगे में पत्थर प्रोवाइड कौन करता है। जिसके बाद उसका स्टाफ जब पता लगाता है तो उन्हें एक लड़के के बारे में पता चलता है, इसलिए वे लोग उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उसका एक साथी उसका इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों मिलिटेंट्स हैं। तभी पुलिस वाले उनके पास जाते हैं
और जैसे ही इन्हें इस बारे में पता चलता है, ये अपने सारे सबूत जलाने लगते हैं, जिसके बाद ये पुलिस वालों पर हमला करते हैं और फायरिंग होने लगती है और आखिरकार ये दोनों मारे जाते हैं। अब जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ जल चुका था, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक पेनड्राइव मिलता है जिसमें एक ही क्लिप थी, जिसमें एक मैसेज था जो कि भाईजान का था और उन्होंने कहा था कि उनका बस एक ही मकसद है आज़ादी। साथ ही वहाँ पर कोड लैंग्वेज में भी कुछ बोला गया था, बट रिदान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है क्या। काफ़ी सोचने के बाद वो समझ जाता है कि एक्चुअली ये उन बच्चों के नाम थे जिन्हें किडनैप करना था। पहले दो नाम उन्हीं लड़कों के थे, यानी कि शोएब और वो दूसरा लड़का जिसका किडनैप हो चुका था। और भी ये लिस्ट काफ़ी बड़ी थी और ये देखकर रिदान समझ जाता है कि ये लोग काफ़ी सारे लड़कों को किडनैप करने वाले हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक एक करके लड़कों को किडनैप क्यों कर रहे हैं। तो वही हम खालिद को देखते हैं जो नूरी के साथ चैटिंग पर दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद नूरी उससे मिलने भी लगती है। अब अगले दिन नूरी जब स्कूल से आती है तो वो खालिद से पूछती है कि उन दोनों ने वीडियो बनाकर अच्छा किया या नहीं, जिस पर खालिद इससे पहले कि कुछ रिप्लाई करता, नूरी को कुछ आवाज़ आती है और वो उनके घर के एक दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर से उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तभी उसके सामने एक साया आता है और नूरी वहाँ से गायब हो जाती है और नूरी के कुछ बाल वहाँ पर गिर गए थे। अब नूरी की माँ जब वहाँ पर आती है तो वो समझ जाती है कि नूरी भी बाकी बच्चों की तरह गायब हो चुकी है, जिसके बाद राहिद भी वहाँ पर आता है और वो नूरी को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन नूरी का कहीं पर भी पता नहीं चलता। अब राहिद काफ़ी टेंशन में था क्योंकि नूरी तो घर से गायब हुई थी, आखिर उसे घर से गायब कौन कर सकता है। जिसके बाद वो फिर से इन्वेस्टिगेट करने लगता है तो उसे पता चलता है कि इकबाल ने नूरी को एक लड़के के साथ देखा था। इकबाल की मदद से वो उस लड़के का स्केच बनाते हैं तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खालिद था। अब रिदान इसके बारे में नूरी के टीचर से भी पूछता है कि उन्होंने खालिद को देखा है या नहीं, लेकिन नूरी की टीचर भी यही कहती है कि उन्होंने उसे नहीं देखा। जिसके बाद रिदान जाकर शोएब की माँ से बात करता है तो शोएब की माँ खालिद को पहचान लेती है और रिदान को बताती है कि कुछ टाइम पहले खालिद उनके बेटे शोएब को ट्यूशन देने के लिए आया करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि एक्चुअली खालिद उसे मिलिटेंट बनाने की साजिश कर रहा था, क्योंकि एक दिन जब शोएब घर पर आया तो वो काफ़ी गुस्से में था। उसकी बॉडी पर निशान थे, ये देखकर शोएब की माँ समझ गई कि शोएब कहीं तो बाहर गया था। जिसके बाद शोएब उनके सामने कहने लगा कि उसका एक ही मकसद है और वो है आज़ादी, और वो उसे हासिल करके रहेगा। ये सब देखकर शोएब की माँ समझ गई थी कि खालिद शोएब को क्या सिखा रहा था, जिसके बाद उसने शोएब का और खालिद का मिलना बंद कर दिया था। अब ये सब सुनने के बाद रिदान समझ जाता है कि बच्चों को गायब करके खालिद इस तरह से मिलिटेंट बनाना चाहता है। साथ ही उसे नूरी का एक वीडियो मिलता है जिसमें नूरी ने कहा था कि उसका अब एक ही मकसद है और वो एक आज़ादी, और जो भी लोग इसके बीच आते हैं वो सारे काफिर है, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। अब ये सब देखकर रिदान समझ जाता है कि वो लोग नूरी को भी मिलिटेंट बनाना चाहते हैं और इसी वजह से वो नूरी को और ज्यादा ढूंढने लगता है। तो वही हम गुलनार को देखते हैं जिसे घर में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, इसलिए वो उस आवाज को फॉलो करने लगती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली इस घर में काफी सारे सीक्रेट रूम्स थे, और वहां देखने पर वो समझ जाती है कि एक्चुअली इस घर में पहले कश्मीरी पंडित रहा करते थे। जिसके बाद वो देखती है कि इकबाल आज रोज की तरह फिर से वहां पर राइस और फिश लेकर जाता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है, कि तभी इकबाल के सामने एक साया आता है और इकबाल में समा जाता है। जिसके बाद जो इकबाल बोल नहीं सकता था वो बोलने लगता है। वो कहता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब ये सुनने के बाद गुलनार उनसे पूछने लगती है कि आखिर वो कौन है, जिस पर वो आत्मा बताती है कि उसका नाम है ईला और उसके साथ धोखा हुआ है। अब गुलनार ईला की आत्मा को रिक्वेस्ट करती है कि वो नूरी को देखना चाहती है, जिसके बाद ईला की आत्मा गुलनार में चली जाती है और गुलनार नूरी को देखने लगती है। साथ ही वो देखती है कि नूरी के साथ साथ वहां पर वो लड़के भी थे जो कि गायब हो चुके थे। अब इससे पहले कि गुलनार कुछ कर पाती वो फिर से वापस आ जाती है। अब यहाँ पर इकबाल उसे बताता है कि इस कमरे में आत्मा रहती है और उसी के लिए वो हमेशा खाना लेकर आता है। अब इसके बारे में जब वो रिदान को बताने लगती है तो रिदान इन बातों पर विश्वास नहीं करता। साथ ही रिदान ने खालिद को पकड़ लिया था और वो उसे काफी ज्यादा पीटने लगता है, पर खालिद कुछ भी बता नहीं रहा था। आखिरकार रिदान उसे काफी डराता है, जिसके बाद खालिद सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताता, रिदान से मिलने के लिए गुलनार आती है, जो रिदान को बताती है कि बच्चे ऐसे ही गायब नहीं हुए, एक्चुअली बच्चों की आत्मा यहीं पर है लेकिन बच्चे गायब है। अब ये सब सुनकर वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो गुलनार से कहता है कि उसने खालिद को पकड़ लिया है और जल्दी उन्हें नूरी के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन गुलनार का कहना था कि बच्चे खालिद के पास है ही नहीं। साथ ही वो ये भी बताती है कि अगला किडनैप खुरम का होगा। अब ये सुनने के बाद रिदान काफी शौक हो जाता है, जिसके बाद वो खालिद से पूछने लगता है कि आखिर बच्चे कहाँ पर है। तो खालिद बताता है कि आज वो लोग खुरम का किडनैप करने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने शोएब और उस दूसरे लड़के का किडनैप करने का प्लान किया था, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें किडनैप करता वो बच्चे अचानक से गायब हो गए थे
और अब वो बच्चे कहाँ पर है इसके बारे में खालिद और उसके साथी को भी नहीं पता। वो बताता है कि आज उसका साथी खुरम को किडनैप करने वाला है। एक्चुअली किडनैप करने का ये मतलब था कि ये लोग उन बच्चों पर पहले से नजर रखते, जिसके बाद उनके साथ दोस्ती करते और फिर इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें अपने साथ लेकर जाते। और ठीक इसी तरह से आज ये लोग खुरम को लेकर जा रहे थे, जिसके बाद वो उसे पाकिस्तान भेज देते, जहाँ उसकी आगे की ट्रेनिंग होती। अब ये सुनने के बाद रिदान तुरंत खुरम को बचाने के लिए चला जाता है। अब खुरम को जो ले जाना था, रिदान उसे शूट कर देता है। ये देखकर खुरम उसकी गन लेता है और रिदान की तरफ पॉइंट करता है। अब रिदान खुरम को समझाने लगता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। वो अपनी गन तक नीचे रख देता है, जिसके बाद खुरम भी अपनी गन नीचे रखता है। जिसके बाद रिदान के पास वो आ ही रहा था कि तभी पेड़ में से वही आत्मा आती है और खुरम वहां से गायब हो जाता है। अब ये देखकर रिदान समझ जाता है कि गुलनौर सच बोल रही थी, इसलिए वो वापस अपने घर आता है और गुलनौर और इकबाल के साथ मिलकर उस आत्मा को बुलाने लगता है। जिसके बाद वो आत्मा आयान के शरीर में घुस जाती है और उन्हें यही बताने लगती है कि उसके साथ धोखा हुआ था। कि तभी डोरबेल बजती है और जब रिदान दरवाज़ा ओपन करता है तो वहाँ पर नूरी की टीचर आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि किसी ने उन्हें धमकी दी थी कि वो लोग उसे मार देंगे। अब ये सब देखकर रिदान उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उनके साथ एक पुलिस वाले को भेज देगा। कि तभी वहाँ पर काफ़ी सारे मिलिटेंट्स इनके घर के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखने के बाद रिदान भी गुलनौर और आयान से कहता है कि वो सेफली ऊपर के रूम में जाए। जिसके बाद ये लोग किसी तरह से छुपते हुए ऊपर के रूम में जाने लगते हैं और जैसे वो ऊपर जाते हैं उनके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। एक्चुअली काफ़ी सालों पहले यहाँ पर ईला, जो कि एक कश्मीरी पंडित है, वो अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, जिसमें ईला के पापा डॉक्टर थे और उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई और उनका एक डॉग था। अब एक दिन ईला जब अपनी दोस्त के साथ खेल रही थी कि तभी ईला की माँ को बाहर दंगाइयों का आवाज़ आता है, जो देखकर वो काफ़ी डर जाती है। तो वही ईला के पापा अपने बेटे शरद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आया था। अब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, क्योंकि दंगाई उनके घर पर हमला करने वाले थे। और इसी वजह से इला की माँ इला की दोस्त से कहती है कि वो अपने घर चली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से इला के दोस्त को प्रॉब्लम हो। जिसके बाद इला की दोस्त वहां से निकल जाती है तो वही इला की माँ इला को लेकर एक जगह पर छुप जाती है। तो वही दंगाई इनके घर में घुस जाते हैं और इला के पापा से कहते हैं कि या तो वो कन्वर्ट हो जाए या फिर यहाँ से चले जाए। लेकिन इला के पापा कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो दंगाई उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद वो इला की माँ को भी मारने आते हैं, लेकिन इला की माँ इला को लेकर एक दूसरे रूम में छुप गई थी। कि तभी वहां पर इला की वही दोस्त आती है, जिसे देखकर इला की माँ उसे भी अंदर आने के लिए कहती है ताकि उसे कुछ चोट ना आए। लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअली इला की वो दोस्त भी उन दंगाइयों के साथ मिली हुई थी, क्योंकि उसका भी ब्रेन वॉश किया गया था और वो उन दंगाइयों को वहां पर आने के लिए कहती है। जिसके बाद वो लोग वहां आकर इला की माँ को और इला को मार देते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम उन मिलिटेंट्स को देखते हैं जो रिदान की फैमिली को मारने वाले थे। लेकिन तभी गुलनूर के अंदर आत्मा घुस जाती है और वो सबको मारने लगती है। तो वही रिदान भी बाकी मिलिटेंट्स के साथ लड़ रहा था। अभी वहां पर बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उनके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो उन मिलिटेंट से कहते हैं कि वो चुपचाप सरेंडर करें। लेकिन जो सीनियर था वो नूरी की टीचर को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर उसे जाने नहीं दिया तो वो उसे मार देगा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, गुलनौर नूरी की टीचर को मार देती है। जिसके बाद रिदान आकर उस सीनियर को मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली नूरी की टीचर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो इला की दोस्त थी और उसने इला को धोखा दिया था। यानी कि वो कोई शरीफ नहीं बल्कि वो भी मिलिटेंट ही थी और उसी ने इन मिलिटेंट्स को यहाँ पर बुलाया था ताकि ये लोग मिलकर रिदान की फैमिली को खत्म कर सके। अब रिदान जब उस मिलिटेंट का मोबाइल चेक करता है तो उसने बार बार भाईजान को कॉल किया था, इसलिए वो जब भाईजान का नंबर डायल करता है तो वो नूरी की टीचर का ही मोबाइल रिंग कर रहा था। और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि नूरी की टीचर ही इस सब के पीछे मास्टरमाइंड थी और उसी ने बच्चों को किडनैप करने का प्लान बनाया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली उन बच्चों को वो किडनैप कर पाती उससे पहले इला और उसके घर वालों की आत्मा ने उन बच्चों को गायब किया था ताकि कोई और बच्चा मिलिटेंट ना बने। अब जैसे ही नूरी की टीचर की मौत हो जाती है, सारे बच्चे वापस आ जाते हैं, मतलब जहाँ से वो गायब हुए थे सभी बच्चे वहीं पर मिल जाते हैं, जो देखकर सभी के घर वाले काफी खुश थे और फाइनली ये केस सॉल्व हो गया था। तो वही नूरी और रिदान के बीच भी अब सब कुछ ठीक हो गया था। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि एक्चुअली कुछ टाइम पहले नूरी एक स्कूल में थी और वहाँ पर कुछ बच्चों को होस्टेज बना लिया गया था। तब वहाँ पर रिदान और उसकी टीम वहाँ पर जाते हैं और बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन जब वो कुछ टेररिस्ट को मार रहे थे तो रिदान गलती से एक बच्चे को भी मार देता है और ये सब होता हुआ नूरी ने देख लिया था और इसी वजह से वो गुस्सा थी। लेकिन अब वो समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ था वो गलती से हुआ था, क्योंकि एक्चुअली रिदान उस टेररिस्ट को मार रहा था लेकिन गोली गलती से उस बच्चे को लग गई थी।
जिसके बाद फिर से रिदान की ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन जाने से पहले गुलनार आखिरी बार उस रूम में जाकर फ़िश और राइस रख देती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, तो उन्हें फिर से वही कश्मीरी पंडित की फैमिली दिखाई देती है, जिन्हें वो बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बारामूला मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।